में 10-10 लैपटॉप पहुंच गए होंगे। लेकिन मुश्किल ये है, कभी कभी लैपटॉप पाने वाले लोग भी लोकतंत्र में आपके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन लैपटॉप बांट के दिखाया। अब ये सरकार क्यों नहीं बांट पा रही है, इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बातें रखी थी, लोग अभी भी 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। नौजवान 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। हमारे किसान दुगनी उनकी आय हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। महंगाई कम हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने गैस के चूल्हे गांव भिजवाए थे उज्ज्वला के माध्यम से। हमारे गांव के लोग बहुत कम ही दोबारा सिलेंडर भरवा पाए होंगे, और कुछ लोग तो सिलेंडर इसलिए नहीं भरवा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि रोटी का और खाने का टेस्ट बदल गया है, वो दोबारा अपने उसी पे पहुंच गए हैं। यश कुमार जी उमरधा से वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, यश कुमार जी हैं उमरधा से, उन्होंने अपना एक सवाल मुझसे पूछने के लिए कहा था। एक्सप्रेसवे पे सवाल पूछना चाहते हैं शायद। यश कुमार जी कहाँ हैं? हाँ जी, बताएं यश कुमार जी। इधर है, माइक दे दें इनको प्लीज। आप वहीं रहें, आप तक माइक पहुंच जाएगा। ये उमरधा गांव से हैं शायद। जी यश कुमार जी पूछिए। हमारा प्रश्न भैया जी से है, जो आपने एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियों का प्रस्ताव रखा था, आपकी सरकार जाने के बाद वो तो बिल्कुल गायब हो गया। अब इसके बारे में आप विपक्ष के रूप में कोई प्रेशर नहीं देते क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने एक्सप्रेसवे बनाया उसके किनारे जो मंडियां आपने प्लान की थी वो इस समय नहीं बना रहे हैं मौजूदा सरकार, तो क्या विपक्ष में रहते हुए किसी तरीके का उन पर दबाव बनाया जा सकता है जिससे कि वो मंडियां बना दे, जिससे किसानों को और नौकरी का लाभ मिल सके? देखिए, दिल्ली तक समाजवादी पार्टी लगभग सभी विधायक हार गए हैं, और दिल्ली के बाद जहां उत्तर प्रदेश शुरू होता है और लखनऊ जाने के लिए ये जो रास्ता बना है एक्सप्रेसवे, इस पर सभी विधायक और मंत्री उनके चलते हैं। उन्होंने हमारा मंडी का काम रोक दिया है। हम और सब लोग विपक्ष में उनको चलना तो नहीं रोक सकते उनका, लेकिन जब सरकार में हम लोग आ जाएंगे तो दोबारा उन कामों को फिर शुरू कर देंगे, और इस बार दुगनी रफ्तार से शुरू करेंगे। इस बार दुगनी रफ्तार से काम होगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि जितना रफ्तार बढ़ा देंगे उतनी रफ्तार से विकास बढ़ता है। लोग न जाने कितने एक्सप्रेसवे पे चल रहे होंगे, उस समय तो कम लोग चल पाए थे। केवल हमारी बात को माना था उन्होंने, कुछों ने यकीन किया, कुछों ने नहीं यकीन किया, लेकिन अब तो बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो आपके विकास का, आपके काम का समर्थन करेंगे, और देश में अगर कोई सड़क बनेगी तो वो यकीन ये बात कहेंगे कि सड़क भी ऐसी ही बननी चाहिए जैसी बनी है समाजवादी सरकार के माध्यम से। On behalf of this, on behalf of this program of Samajwadi Samvad and Chopal on Twitter, I heartily welcome the team from Twitter. Colin Trowell, Mr. Colin Trowell is already here. Please, most welcome. I request you to please join us on the stage. Colin Trowell, the National President. Okay, that's fine. Then I'd probably request you to speak at the end, once we are close to Sarabha.
हाँ बाद में अभी I just want to say a very quick welcome from the Twitter team. It's exciting to see this use of the Twitter platform to engage citizens and to democratize access to information important in the civic life of the country. And I'll just get off the stage now and let the show continue. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. I'll join you later then. Thank you. Please. No, take it under. Yeah, they can go inside if they want to. Yeah. Give him a chair there. Or here. इस साइड आ जाए. शेर साहब, आरपी इस साइड करा दीजिए. कॉलिन ट्रॉवेल साहब ने कहा कि वो बहुत खुश हैं यहां आकर के और इस बात से बहुत खुश हैं ये देख करके कि ट्विटर का प्लेटफॉर्म इतने सारे लोगों तक डायरेक्टली पहुंच रहा है और सीधे टेक्नोलॉजी ग्रासरूट्स तक पहुंच रही है. इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दी है, समाजवादियों को बधाई दी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया है और बधाई दी. हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. कोई बात नहीं, कोई यहाँ सब समाजवादी हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है. और अभी तो माहौल और अच्छा होता जा रहा है. अध्यक्ष जी, एक सवाल पूछा है तरुण दत्त जी ने, @तरुण दत्त 16. इनका सवाल है कि आज के समय में भारतीय राजनीति में प्रेरणा स्रोत नेताओं की कमी क्यों है और भारतीय राजनीति का स्तर क्यों गिरता जा रहा है, जैसे जुबानी जंग, और इसके लिए क्या किया जा सकता है इसको आगे ठीक करने के लिए. पॉलिटिक्स पे एक बड़ा सवाल है. देखिए, अंतोगत्वा जनता को ही तय करना है कि जनता ही तय करती है कि आखिरकार राजनीति में भाषा क्या हो, राजनीति के करने वालों का व्यवहार कैसा हो. मैंने अभी कुछ दिन पहले इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राजनीतिक शिष्टाचार को नीचे लाने का काम किया. अभी तक आप कभी भी समाजवादियों की तरफ से नहीं सुना होगा कि कहीं भी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो जहां किसी को आपत्ति रही हो. अगर कभी किसी को आपत्ति हुई तो समाजवादियों ने अपने शब्दों को वापस लिया है. लेकिन जमाना नया है, लोग कभी कभी उन चीजों को पसंद करते हैं. अगर जलन संस्कृति बन जाएगी, दूसरे को नीचा दिखाना संस्कृति बन जाएगी, और अगर हम बुरा कहें दूसरे को और दूसरे को अच्छा लगे, तो आखिरकार हम समाज किधर ले जा रहे हैं. अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी एक है, उनके अध्यक्ष को वो पप्पू बोलते हैं, उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चौकीदार चोर बोलते हैं. समाजवादी तो नहीं कह रहे कुछ, तो कम से कम अगर जनता रास्ता दिखाएगी. अब कोई ये भी कह सकता है कि आप इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो उनसे. अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हो इसका मतलब आप कमजोर नहीं हैं. तो समाजवादी लोग अपने भाषा और व्यवहार को ठीक रखना जानते हैं, और कभी भी अगर ऐसी परीक्षा आई, उन घड़ी में भी समाजवादियों ने अपने भाषा और व्यवहार का संतुलन रखा है. और आपने परीक्षा पहले दी भी है. कई ऐसे मौकों पे समाज ये साबित हुआ है कि कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, कैसे नहीं लड़ेंगे. हाँ, लेकिन कई बार जब टोंटी वाली बात आई तो मैंने चिलम वाली बात जरूर जोड़ दी उसमें. अपना बहुत व्यवहार नहीं बदला, लेकिन एक सीमा के अंदर वो बात उन तक पहुंचा दी कि उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि राजनीतिक दुश्मनी ऐसी करोगे तो थोड़ा बहुत समाजवादी लोग भी जानते हैं कि कैसे कहां से क्या ढूंढा जाएगा. अध्यक्ष जी, हार्दिक जी ने पूछा है ट्विटर के माध्यम से #अखिलेश की चौपाल पे कि कुछ लोग बोलते हैं कि सपा और बसपा बीजेपी से डर के गठबंधन कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी का खुद 45 दलों के साथ गठबंधन है. इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछला चुनाव और पिछले कई चुनाव ऐसे हुए जहां पर दलों ने मिलकर के गठबंधन किया है, क्योंकि प्रचार में समाजवादी लोग थोड़ा पीछे थे. हम जनता को नहीं समझा पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने गठबंधन किए हैं. अभी भी धारणा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास
बड़े पैमाने पे गठबंधन किए हैं, बड़े पैमाने पे दूसरे दलों के नेता हैं उनके साथ, इसलिए उनकी ताकत बनी है। और अब तो कई दल उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो हम समाजवादियों ने भी कहा कि विकास में हम समाजवादी लोग आगे हैं, लेकिन अपनी गिनती कैसे ठीक कर लें, गिनती ठीक करने के लिए लगातार समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। और जब गिनती ठीक की तो हमारे लोगों को जानकारी होगी कि गोरखपुर का चुनाव, जहां से मुख्यमंत्री चुन करके आते थे, वो चुनाव भी वो हार गए, उप मुख्यमंत्री भी हार गए। गिनती ठीक की तो जब हमने गिनती ठीक की, क्योंकि कई बार प्रेस में ये मैंने कहा कि हम पे काम भी है, उपलब्धियां भी हैं, और किस तरीके से आगे चीजें ले जा सकते हैं वो भी समाजवादियों पर हैं, लेकिन हम पे ग्लू नहीं है चिपकाने का कुछ। आखिरकार वो ग्लू ढूंढ लिया हम लोगों ने, जिसका संकोच करते थे। इसे गिनती ठीक की है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गिनती ठीक करना सिखाया, उसी रास्ते पर चल करके हम समाजवादियों ने अपनी गिनती ठीक कर ली। अध्यक्ष जी, इसी से लाइन पे एक और सवाल पूछा है अथर जी ने कि एसपी बीएसपी अलायंस हैज द पोटेंशियल टू चेंज। मैं सवाल पढ़ रहा हूं क्योंकि दुनिया भर में टेलीकास्ट हो रहा है, मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा कि एसपी बीएसपी अलायंस हैज पोटेंशियल टू चेंज द पावर इक्वेशन इन नेशनल पॉलिटिक्स। So there must also be a policy statement on national issues by the alliance, especially on external affairs and defense. सपा बसपा के अलायंस में सवाल मैं हिंदी में दोहरा रहा हूं कि सपा बसपा अलायंस से पोटेंशियल है पूरी पावर इक्वेशन देश की चेंज करने का। तो आप क्या विचार रखते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, यानी दूसरे देशों से रिश्ते किस तरह अच्छे किए जाने चाहिए, और डिफेंस के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में समाजवादियों की क्या नीति है, क्या विचार है, ये लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि कल सपा और बसपा की मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो अभी कोई चीज विस्तार से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं उनको यकीन दिला सकता हूं देश के बड़े सवालों का भी जवाब है, और किस तरीके से उन चीजों पर बात रखी जाए उसके लिए भी गठबंधन ही नहीं, और समय समय पर जब गठबंधन की पूरी बातचीत हो जाएगी उसके बाद उन चीजों को भी पूरा कर दिया जाएगा और जनता के बीच में जरूर रखा जाएगा। वो ये भी जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि हमारे समाजवादियों का क्या विचार है, आपके मन में क्या है कि दूसरे देशों से रिश्ते कैसे अच्छे रखे जाएं? देखिए, दुनिया एक है और अब तो संबंध हर देश से अच्छे रखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं कि कुछ देश से डरा करके राजनीति भारत के अंदर करना चाहते हैं। हम समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा है कि जितने भी देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। अध्यक्ष जी, एक सवाल आया है, अनूप जी ने पूछा है कि भैया क्या आप इस बार भी रथ यात्रा करेंगे? रथ यात्रा के लिए समय नहीं है, क्योंकि फरवरी के अंत में या मार्च के शुरुआती हफ्ते में चुनाव की तारीख आ जाएंगी। इसीलिए मैंने चाहा कि जो आसानी से चीज पहुंचाई जा सकती है, अभी तो सब ट्विटर पे भी हैं, लोग जान गए हैं लोग, तो ये नए तरह का रथ यात्रा है ट्विटर के माध्यम से। यही चौपाल हो सकती है, तो आप भी तो अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं, कितना आसान तरीका है। तो इसलिए उसके माध्यम से भी, और समय कम है तो सभाओं में ज्यादा हम लोग रहेंगे और सभाओं के माध्यम से हम और आप लोग मिला करेंगे। आप तो ट्विटर के माध्यम से ये जो ई चौपाल समाजवादी संवाद के चल रहा है उसमें हम सब लोग जुड़े हुए, इस माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात दुनिया भर तक पहुंच रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ज्ञानेंद्र पाठक जी ने @ज्ञानेंद्र पे सवाल पूछा है कि श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री जी, कृपया हम अनुदेशकों के भविष्य के बारे में बताइए और हमें हमारा अधिकार दिलाने में मदद करिए, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। अध्यक्ष जी, इससे जुड़े 2-3 सवाल और हैं, मैं तीनों एक साथ पढ़ दूं जिससे आप एक साथ जवाब दे सकें। एक और सवाल इसी से जुड़ा आशुतोष मिश्रा जी ने पूछा है @दी आशु मिश्रा से कि माननीय यादव अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में आपके शासनकाल में नियुक्ति होने के कारण हम 31,000 अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय
नहीं दिया जा रहा है। कृपया आप हमारी मदद कीजिए। एक और सवाल है कि माननीय अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में 31,000 अन्वेषकों को घोषणा पत्र में नियमित करने को शामिल करने की कृपा करें। सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम 31,000 अन्वेषक परिवार सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो ये अन्वेषकों की बड़ी समस्या है, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका जवाब। मुझे अच्छी तरह याद है, जिस समय समाजवादी सरकार थी, बड़े पैमाने पर जितने भी शिक्षा मित्र थे वो ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, जनता दरबार में लगातार समाजवादियों से संपर्क करते थे। अनुदेशक लोग भी हमसे संपर्क लगातार बना के रखते थे। शिक्षा मित्रों को जो सुविधा दी, जिस तरीके से उनको हम लोगों ने समायोजित किया, और बाद में शिक्षा मित्रों के साथ जो धोखा हुआ, उसमें कई आत्महत्या भी कर लिए। हम इन अनुदेशकों को भरोसा दिला सकते हैं कि पिछली बार भी समाजवादियों ने काम किया था और रास्ता निकाला था। आने वाले समय में जब हम लोग सत्ता में होंगे तो आपके लिए भी सोचेंगे और रास्ता निकालेंगे हम। और अभी तो हम सदनों में आपकी आवाज उठा सकते हैं। जब कभी बजट सत्र आएगा तो आपके जितने भी सवाल हैं दोनों सदनों में, विधानसभा में और विधान परिषद में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी लोग उठाएंगे। अगला सवाल शाहिद हुसैन साहब हमारे बीच में हैं, जो कि सवाल पूछना चाह रहे थे। शाहिद हुसैन जी कहां हैं? सुजेश, शाहिद हुसैन जी, आप ये इधर हैं। सुजेश आपके बगल में। शाहिद हुसैन जी, अपना सवाल पूछें माइक से। जी, सबसे पहले मैं सब तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जो हमारे इस फकीरपुरा की सरजमी पर दूसरी बार पधारे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मेरा सवाल है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे दीनी तालीम में मतलब प्रगति हो, का विकास हो। धन्यवाद। दीनी तालीम के लिए हालांकि जो बात आप कह रहे हैं कि दीनी तालीम के लिए भी कोई इंतजाम होना चाहिए, सरकार से भी होता है और आपके अपने लोग भी जो समाज के हैं वो उन संस्थाओं को चलाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी संस्था है जिसके आप सहयोग करना हो, तो अब सरकार वाला सहयोग तो नहीं हो सकता है, सांसद वाला सहयोग तो कर सकते हैं। और एमएलसी भी हमारे हैं, आपके बगल में जो एमएलसी हैं उनसे संपर्क कर लो, शायद वो आपके कुछ मदद आ सकें। अगला सवाल भी साथियों में के बीच में से है। आलोक जी सवाल पूछना चाह रहे थे, आलू की खेती से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। आलोक जी। जी आलोक जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको सब पता, मैं सौरिक ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जितनी मेरी लंबाई छोटी उतनी छोटा किसान हूँ मैं। 5 बीघा आलू साहब 3 साल से कर रहा हूँ, कोई उसका मूल समर्थन मूल्य सही नहीं मिल पा रहा, और रही बच्ची साहब जो गाय और सांड सब खाए जा रहे हैं, बड़ा परेशान होगा। अध्यक्ष जी, मैं आलोक जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कन्नौज के किसानों की उन्होंने बात रखी। यहाँ हमारे एक समाजवादी साथी भी बैठे हैं, कुक्कू चौहान। एक समय ऐसा था, उनके साथी भी हैं यहाँ पर, कि आलू का किसान बहुत परेशान था पिछली फसल वाले में भी। जब पिछली वर्ष आलू का संकट आया और किसानों को कीमत नहीं मिल पा रही थी और
कोल्ड स्टोरों में बुरी तरीके से सड़ रहा था आलू। उस समय याद होगा कि सरकार ने कहा था कि हम आलू को खरीदेंगे और किसान को कीमत देंगे, बाजार भाव से ज्यादा कीमत देंगे। सरकार भूल गई और उसको याद दिलाने के लिए यही समाजवादी साथी गाड़ी में आलू रख करके लेके गए थे लखनऊ तक। ये हमारे समाजवादी साथी नए थे तो इन्हें मुख्यमंत्री आवास नहीं दिखाई दिया, तो इन्होंने देखा कि जो जो बड़े बड़े घर हैं वहां, उन घरों के सामने ये आलू छोड़ के आ गए। और ये अच्छा हुआ कि जब सवेरे आंख खुली तो एक गवर्नर हाउस में आलू मिला, विधानसभा के सामने भी आलू मिला, लेकिन पूरा साफ था मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने। लगता मुख्यमंत्री आवास के सामने इन्होंने अच्छा आलू भेज दिया था। तो संकट पहले भी था और अभी भी है। सवाल यह है कि जब तक सरकार सामने नहीं आएगी तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। कोई आड़तिया, कोई व्यापारी या कारोबार करने वाला आपकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, कन्नौज में तो आलू की मंडी बन रही थी और मलिहाबाद में आम की मंडी बन रही थी। मैनपुरी में अनाज और लहसुन और प्याज की मंडी बना रहे थे। और बाबा रामदेव जी को हमने 400 एकड़ जमीन इसलिए दी कि वो योग के साथ साथ घी का कारोबार भी कर रहे हैं या और चीजों का भी कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसे कारोबार करने वालों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और जो रिस्क लेनी है किसान को कीमत दिलाने के लिए वो सरकार को ही इंतजाम करना पड़ेगा। बस गरीब और किसान को जाति धर्म भूल करके अपनी पार्टी को, अपने दल को पहचानना होगा। और मुझे याद है उस दिवाली के दिन जब मैं यहां से जा रहा था, एक दिन पहले, हमारे कुछ समाजवादी साथी जानते होंगे, दिवाली के दिन जब मैं यहां से जा रहा था तो मैंने ट्रक देखे थे, 12 ट्रक गोभी से भरे हुए जा रहे थे। तो मैंने यही अंदाज लगाया कि इन्हें तो दिल्ली की तरफ जाना चाहिए था, ये लखनऊ की तरफ गोभी क्यों जा रही है। वो इसीलिए गोभी जा रही थी लखनऊ की तरफ कि शायद दिल्ली में कीमत नहीं मिल पा रही थी, दूर रही होगी दिल्ली, लखनऊ में कीमत जल्दी मिल जाती, इसलिए वो 12 के 12 ट्रक उधर जा रहे थे। तो ये मंडी और सड़क इसलिए बनाई है, शहर के लोग तो चले ही चलें, लोग भी चलें, लेकिन इससे सीधा फायदा हमारे किसान को हो, उसका इंतजाम सरकार ही कर सकती है। आपको बस सरकार पहचाननी है। ये बीजेपी वाले आलू को नहीं पसंद करते, ये सुविधा नहीं दे सकते आलू के लिए। हेलो, आपको बस सरकार पहचाननी है। इसी में अध्यक्ष जी बहुत सारे और भी सवाल इससे जुड़े हुए आए हैं, मैं उनको समअप करके बहुत सारे साथियों ने मुझे दिए हैं, बहुत सारे उसमें मीडिया से सवाल पूछे थे जो लोगों ने मुझे कहे हैं। लोग किसानों की हालत, लोगों ने लिखा है कि साहब बहुत ही दयनीय हो गई है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको ठीक करने के लिए बीजेपी सरकार सिर्फ जुमले बनती है। आप उसके बारे में क्या करेंगे? अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसी नीतियां बनाएंगे जिससे सरकार को फायदा हो सके, जैसे किसान को फायदा हो सके? सॉरी, देखिए, किसान को मदद कर सकती है सरकार। उसका सिंचाई का पानी मुफ्त हो, खाद सस्ती हो और उसको सुविधाएं मिले सरकार की तरफ से। हालांकि देश में 2-3 प्रदेश हैं जहां अच्छे उदाहरण पेश हुए हैं, एक तेलंगाना में मान लीजिए, एक उड़ीसा में। और समाजवादियों को अगर मौका मिला तो उससे बेहतर मॉडल सरकार किसान के लिए बनाने का काम करेगी। मान लीजिए अभी खेतों में सरसों है, खेतों में सरसों लगी हुई है, लेकिन जब समय आएगा तो क्या कीमत मिल पाएगी आपको? और जब कभी भी बात आएगी तो पता लगा
हम मंच से स्वागत करते हैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी लोकसभा से ऑनरेबल श्रीमती डिम्पल यादव जी का. So we have on the stage joining Srimati Dimple Yadav ji, Honorable Member of Parliament from here. The team from Twitter. Thank you. Please join us. जो कि मैं कह रहा था उस समय. अजय, आपका स्वागत हो गया. अजय, आप सबका धन्यवाद. डिम्पल की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपका सबका धन्यवाद स्वागत के लिए. तो ये जो मैं बात कह रहा था कि किसानों को कीमत कैसे मिले, और मैं उदाहरण शुरू कर रहा था सरसों का खेत देकर के सरसों की बात को लेकर के. इधर देश में हमारे प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी हिस्से हैं भारत के जहां पर बड़े पैमाने पर सरसों होती है. और हमें और आपको तो खाना सरसों के तेल का ही अच्छा लगता था एक समय पर. कुछ चीजें हमारी माताएं बहनें बैठी हैं वो जानती होंगी कि घी में नहीं स्वाद आएगा उन चीजों का, अगर वो सरसों के तेल में बने तो ज्यादा स्वाद आएगा. अब ये मैं नहीं कहूंगा कि कुछ साथी ये कहें कि भाई चिकन भी सरसों के तेल में बनेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन सवाल मैं ये कह रहा हूं कि सरसों की कीमत अगर मिल जाए तो शायद किसान ज्यादा सरसों पैदा करने लगे. लेकिन जो आप खाते पीते हैं, बड़े बड़े लोग जो तेल खाने का भेज रहे हैं वो सरसों का नहीं है. अगर वो सरसों का तेल हो तो शायद सरसों का कीमत भी आपको मिल जाए, क्योंकि वो तेल कहीं और से आ रहा है. पानी के जहाज के रास्ते दूसरे देश से होकर के आपके देश में आ रहा है. लेकिन जिस तरह की व्यवस्था दुनिया में आज बन गई है, हम उसको रोक भी नहीं सकते. हम कैसे रोकेंगे वो व्यवस्था? इसलिए एक एक चीज को समझना होगा हमें कि हमारे देश की पॉलिसी क्या बने, देश में क्या व्यवस्था लागू हो. अब तो आटा भी पैक करके खाते हैं लोग. लोग समझते हैं कि पैक वाला आटा ज्यादा अच्छा है. कभी कभी शहर में जाते होंगे, कन्नौज में या कहीं और, तो आप देखो कि जो काजू की बर्फी है अलग दुकान की, हर एक की कीमत अलग अलग है. तो हमारा मानना यह है कि जब तक खेती और खेती से जुड़े कारोबार को अच्छी तरह नहीं समझा जाएगा और सरकारें उसमें नहीं आएंगी तो शायद किसानों की नहीं मदद हो पाएगी. इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप सोच समझ करके सरकार को चुने और सोच समझ करके अपने नेता को चुने, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो 5 साल आपको इंतजार करना पड़ता है. ये सड़क पे जो चल रहे हो, ये समाजवादी न बने होते तो सड़क कहां से आती? इसीलिए तो हमारे वो अभी फसल बचा रहे हैं अपने आलू की, वो तार लगा के भी नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि सरकार दूसरी आ गई. और याद करना साथियों, इसी से सरकार बनी थी उनकी, इसी बात से सरकार बनी थी. बताओ, दुनिया में कहीं ऐसा सोच सकते हैं आप जहां के हमारे मेहमान या जहां के लोग आए, जिस ट्विटर के माध्यम से हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या दुनिया के उस हिस्से में लोग ये अगर सोचें और जाने तो क्या सोचते होंगे हमारे और आपके बारे में? हमारे और आपके बारे में न जाने क्या कैसे ख्याल आते होंगे. इसलिए जहां दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम लोगों को भी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा. अगर हम पढ़े लिखे बन जाएं, समझदार बन जाएं, अच्छे और बुरे का तय करने जान जाएं और जाति धर्म भूल जाएं. ये हमारे देश में जाति वाला मामला हम भूलते ही नहीं है. इसलिए मैं कहूंगा अगला सवाल ले लें आप. अगला सवाल लोगों के बीच से है. श्री विजय वर्मा जी सवाल पूछना चाहते हैं इसी से जुड़ा हुआ.
आपको माइक दे दिया जाए। माइक दे रहे हैं आपको, विजय, 1 मिनट वर्मा साहब जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं विजय वर्मा, किसान हशेरन। मैं हमारे किसान साथी अपना दर्द भरा हुआ बयां करता हूं कि रात में हम लोग जगते हैं, बीमार पड़ गए हैं। हमारे बच्चे जो मजदूरी और किसानी मेहनत मजदूरी करते थे, वो दिन में गायों और सांडों को रखाते हैं। इसलिए हमारे बच्चे न तो कहीं नौकरी के लिए निकल पाते हैं और न कहीं मजदूरी कर पाते हैं। इसलिए साहब, मैं आपके इस संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों की इस दर्द का निवारण कैसे हो। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो दुख और तकलीफ आपने बताई है, ये केवल आपकी नहीं है। प्रदेश में बहुत बड़े हिस्से में लोग इसी से परेशान हैं। जो बात आज से 2.5 साल पहले हमें और आपको, गरीब लोगों को अच्छी लग रही थी, वही परेशानी बन करके आई है। मुझे याद है एक नौजवान जो मुझे टकरा गया एक जगह, मैं श्रावस्ती में गया, उस समय सरकार आपकी थी। वो नहीं पहचान पाया कौन है, तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि हम चुनाव क्यों हार गए। उसने कहा कि आपने गाय कटवा दी इसलिए चुनाव हार गए। तो याद कीजिए वो समय जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि जितने भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। आपको तो ये लगता था कि ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों के स्लॉटर हाउस हैं, ये तो शायद स्लॉटर हाउस हमारे हैं, आपको लगता था। लेकिन सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों के स्लॉटर हाउस हैं। और एक भी स्लॉटर हाउस नहीं बंद हुआ। हमें आपको कहा गया, मंचों से, मोबाइल से और चीजों से संपर्क करके कहा गया, नफरत फैला दी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, वही परेशानी आ गई। आपका जो पशुधन था, मान लो गाय 4 बार ब्याती थी, उसके बाद तो आप दूध नहीं लेते थे। 5 बार ब्या गई, आप उसके बाद बेच देते थे। आप स्वीकार कर लेते थे 10, 20 हजार, 15 हजार, जो रुपया मिल जाए। आप पलट करके नहीं देखते थे कि वो गाय कहां चली गई, जानवर कहां चला गया। और ये परंपरा कोई पुरानी नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही थी। लेकिन बीजेपी के लोगों ने जनता को ऐसे समझाया कि गाय आपकी मां नहीं, उनकी भी मां है। लेकिन बीजेपी वालों से पूछिए, अब शायद कुछ कर रहे हैं। ये जो आपकी बड़ी सड़क है, इस पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं थोड़ा ज्यादा। और फिर शराब जो पी रहे हैं वो जानते होंगे कि ज्यादा पियो आप, क्योंकि अगर आप गाय सेवा करना चाहते हो तो आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, तभी तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री हैं। अपना खर्च खत्म करना चाहिए था, अपने कुछ मंत्री कम कर देते तो शायद सेवा होती गायों की अच्छी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो शराब खरीदी जाएगी उस पे सेस लगाएंगे, उससे हम गाय की सेवा करेंगे। बताओ आप, गाय हमारी मां, उसकी सेवा होगी शराब पे पैसा बढ़ा करके। तो इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप खूब शराब पीजिए, तभी गाय की सेवा हो पाएगी, तभी हम बछड़े को पकड़ पाएंगे, तभी हम सांड को रोक पाएंगे। लेकिन हम बताते हैं, आपकी सरकार आएगी तो इनको रोकने का भी इंतजाम करेंगे। एक सवाल किसी साथी ने पूछा है अध्यक्ष जी कि पिछली बार आपने सरकार चलाई, काम के दाम पे आपने वोट मांगा और आपने नारा दिया काम बोलता है। इस बार आपका क्या नारा होगा? इस बार एक ही नारा होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इनका धोखा बोलता है। भाजपाइयों का धोखा बोलता है। कोई 15 लाख तो नहीं इंतजार कर रहा है? क्यों सपेरो, तुम तो नहीं इंतजार कर रहे हो?
इनके भी लोहियाबाद छिन गए, इनकी पेंशन भी छिन गई। एक सवाल हमारे बीच मौजूद हैं, राजू साहब, वो पूछना चाहते हैं, कामधेनु से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं, डेयरी से जुड़ा हुआ। राजू जी। हेलो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका उमरदा विकासखंड में स्वागत है। जब आपकी पुरानी सरकार थी तो बहुत सी डेयरी योजना थी, जिसमें से मुख्य थी कामधेनु। इस योजना से हम लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता था। ये सरकार आने के बाद पूर्णतः ये योजना बंद कर दी गई है। बस हम ये दुख बयां करना चाहते हैं कि आपकी सरकार आने पर क्या ये सरकार योजना दोबारा चालू होगी और इसमें क्या नए लाभ हम लोगों को मिलेंगे। ये कामधेनु योजना इसलिए शुरू की थी जिससे कि उत्तर प्रदेश का दूध का उत्पादन बढ़ जाए, और इस कारोबार से जो जुड़े लोग हैं, अगर मेहनत करके कुछ करना चाहते हो तो उन्हें एक मौका दिया जाए। लेकिन जो आज दूध की कीमत है, ये कितनी भी मेहनत कर लें, जानवर को जो खिलाना पड़ता है, जो ये खिलाते होंगे या देखभाल करते होंगे, इंतजाम करते होंगे, उसके बावजूद भी ये घाटे में जा रहे होंगे, और बैंक से जो लोन लिया होगा उसकी किस्त भी नहीं दे पा रहे होंगे। इसलिए हम आप इसमें तो ब्याज माफ था, इसलिए अपनी सरकार जब आएगी तो इस तरह की जो योजना कामधेनु शुरू की थी उसका पूरा का पूरा ब्याज माफ करने का काम सरकार करेगी, पूरा ब्याज। और साथ ही साथ ये निश्चित करेगी, अगर हमें दूध के टैंकर सरकार के लगाने पड़े, चाहे 100 नंबर की तरह, एम्बुलेंस की तरह, तो कामधेनु के एक नक्शा बना लेंगे और वो टैंकर सुबह चलेगा, सबका दूध खरीदेगा अपने आप, और भुगतान उसी समय वहीं पर कर देगा। ये आपको एक हफ्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आज दूध ले गए और एक हफ्ते बाद पैसा मिल रहा है या 15 दिन बाद पैसा मिल रहा है। नहीं, अगर सरकार के पैसे से और सरकार की योजना के माध्यम से अगर कामधेनु योजना लगाई है आपने, तो आएगा टैंकर, आपका नापेगा दूध, और वो जो नापा जाता है फैट कंटेंट और ये सब कुछ, उसी समय आपको पैसा देगी सरकार की तरफ से योजना, और चली जाएगी आपके सामने से। इसीलिए हम चाहते थे कि दूध का कारोबार बढ़े। यहाँ काऊ मिल्क प्लांट इसीलिए लगा रहे थे कि कम से कम उमरदा और तिरवा के आसपास लोग गाय ज्यादा रखने लगे, और 4 रुपए ज्यादा दे रहे थे हम। लोग कह रहे थे ये 4 रुपए कैसे ज्यादा दे दोगे? मैंने कहा ये बगल की सड़क चल रही है, इसमें आज 80 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई हो रही है, 80 लाख रुपया। और जब तक आपकी सरकार आएगी तो हो सकता है 1.5 करोड़ रुपया हो जाए प्रतिदिन कमाई। तो 1.5 करोड़ प्रतिदिन की कमाई का मतलब क्या हुआ? 45 करोड़, और साल में सोचो कितना हो गया। अगर हमें कन्नौज या इस सड़क के किनारे दूध के कामधेनु योजना चलाने वाले जितने भी किसान हैं, अगर उनके गाय के दूध के उत्पादन के लिए 4 रुपए ज्यादा भी देना पड़ा तो इसी टोल का पैसा सीधा सीधा उसमें जोड़ देंगे। वहां सड़क पे गाड़ी वाले पैसा देंगे और यहां आप दूध पैदा करेंगे तो आपको पैसा सीधा पहुंच जाएगा। तो योजना बनाने से योजना बनती है। हम तो गरीब बच्चों को दूध भी पिला रहे थे, याद कीजिए, स्कूल में। अब वो दूध भी रुक गया, सुनने में आ रहा है। और हफ्ते में एक दिन फल का भी इंतजाम किया था, वो भी रुक गया। इनने स्वेटर दिए, वो फट गए, जूते दिए, वो छोटे पड़ गए, और किताबें पता नहीं कब आई हैं। तो इसलिए ये सब
ये जो व्यवस्था खराब की है, हम और आप मिलके ही व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। एक सवाल आया है अध्यक्ष जी, ट्विटर पे एक सवाल आया है कि सीबीआई का दुरुपयोग चुनावों के समूह में होता रहता है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सीबीआई हमारी पहली बार नहीं हुई है। नेताजी की, हमारी डिम्पल की एक बार सीबीआई जांच पहले भी हो चुकी है, और उस समय तहसील स्तर पर और बैंक स्तर पर और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की सबकी जांच हो चुकी है कि हमारा किसी से कारोबार तो नहीं जुड़ा है, या हमारी जमीन तो नहीं है कहीं, या कहीं हमारा अकाउंट तो नहीं है। ये जांच एक बार कांग्रेस करवा चुकी है पूरी। तो हम कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कम से कम हमारे कागज ठीक करवा दिए थे। और अब बीजेपी फिर कह रही है कि सीबीआई जांच होगी। हम तो कह रहे हैं कि हमारे कन्नौज वाले जानते हैं गंगा से कौन बालू निकाल रहा है, जरा इसकी सीबीआई जांच कर दो। देखिए, बालू आपकी सरकार में भी कोई न कोई निकाल रहा था, फिर निकाल रहा है कोई। तो हम चाहते हैं, अभी सोनभद्र में 8 गाड़ियां जला दी गई, 8 गाड़ियां, और सांसद का लड़के की जान बच गई। कई बीजेपी के लोग शामिल थे, उनकी गाड़ियां जला दी गई, इसलिए जला दी गई कि वो कारोबार खनन का कर रहे थे। उनकी सीबीआई नहीं जांच होगी। अभी चले जाइए हमीरपुर में आप, ओवरलोड ट्रक, बेपनाह मशीनें लगी होंगी, नदी के अंदर घुस गई होंगी मशीनें, उनकी सीबीआई जांच नहीं होगी। और हमारे इसी कन्नौज की कितनी अच्छी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा पीए ले आएगा, वही हम स्वीकार कर लेंगे। तो ये जो डराने वाला मामला नहीं है, ये कभी कभी आपके कागज भी ठीक हो जाते हैं, और समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए, जिससे आप गलती नहीं करोगे। तो मैं चाहूंगा कि जो सीबीआई हमसे पूछना चाहे, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद हमें बता दे, तो एक बार पूछ ले जो पूछना है, और फिर हमें चुनाव में लग जाने दो, फिर चुनाव के बाद जो पूछना चाहो फिर पूछ लेना। अध्यक्ष जी, एक सवाल आया है कि आपने अपने कार्यकाल में 2 साल में लखनऊ में मेट्रो चला दी। आपके कार्यकाल में मेट्रो बढ़ी भी ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में, जबकि इनकी सरकार को 2 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब कोरिया के प्रेसिडेंट बैठे थे उस ट्रेन में, दिल्ली से नोएडा गए थे, जिसमें आपके प्रधानमंत्री भी थे, वो जो मेट्रो जोड़ रही है दिल्ली से नोएडा को, वो भी समाजवादी सरकार की बनवाई हुई है। और मुझे याद है एक बार जब इसी सड़क पर दोबारा जब हवाई जहाज उतर रहे थे, फाइटर प्लेन, जिसमें हरकुलस भी उतरा था, सबसे भारी वाहन जो है एयरफोर्स के पास, वो भी उतरा था। हम और डिम्पल पूरा टीवी देखते रहे, और टीवी देख करके एक चैनल के बाद दूसरा चैनल देख रहे थे कि शायद कोई चैनल वाला हमारा नाम ले दे कि ये सड़क इन्होंने बनवाई है। एक भी चैनल वाले ने नाम नहीं लिया। मैं जब कभी भी अखबार में मेट्रो की तस्वीर देखता हूं, तो जो खुशी होती है वो अलग बात है, लेकिन मैं ढूंढता हूं कि कहीं किसी पत्रकार साथी ने ये लिख दिया हो कि हाँ, पुरानी सरकार का बनवाई हुई ये मेट्रो है। वो भी कहीं नहीं मिलता ढूंढने से भी। ये तो अच्छा था कि हमने जितनी भी ट्रेन मंगवाई, ऑर्डर की, वो सब लाल रंग की हैं, और इनका बस चला होता तो सोचो क्या कर देते ये। इसीलिए ये रंग बदल रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, और केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने पानी की बात कही, आगरा में जिस सबसे बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया, मुझे याद है कि जापान के एम्बेसडर मुझसे मिले थे सरकार में, और जायका के फंड से वो पेयजल योजना पुरानी सरकार की उस समय बनवाई गई योजना थी, लेकिन टेंडर नहीं हो पाया था, उस योजना को शुरू नहीं कर पाए थे।
तो जब एम्बेसडर आए जापान के, उन्होंने कहा कि अगर इस पैसे को खर्च नहीं किया गया, बहुत वर्ष हो गए, ये पैसा वापस चला जाएगा, आगरा को गंगा का पानी पीने को नहीं मिलेगा। उस समय हमने टेंडर करवाया, तो योजना शुरू की, योजना पूरी कर दी, और जैसे योजना पूरी हुई और उन्हें पता लग गया उद्घाटन के लिए, वो तुरंत आ गए, उद्घाटन कर दिया। अभी उद्घाटन हुआ, सोचिए अभी। तो इसलिए आपके काम को कभी कभी लोग भी नहीं बताते हैं। एक सवाल आया है अध्यक्ष जी कि नमामि गंगे पे सवाल है कि गंगा के लिए बड़े बड़े बयान दिए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसकी तत्कालीन मंत्री उमा भारती जी, इन सबके लोगों ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन नमामि गंगे सिर्फ एक जुमला निकला। इसके बारे में आपका क्या कहना है? गंगा को साफ करने का जो इंतजाम है, जो व्यवस्था है, उसी तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से गोमती को सफाई करने का काम समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किया है, और एक भी नाला उसके अंदर नहीं आने दिया है। अगर कोई गंदा पानी, नाले का पानी या फैक्ट्री का पानी आएगा तो साफ कर करके ही उसमें जोड़ा जाएगा। ये गंगा तो बाद में साफ करें, पहले हमारी काली नदी साफ करके दिखा दो। अगर काली नदी साफ नहीं होगी तो बताओ कन्नौज वालों, कैसे गंगा साफ होगी, ये बताओ। क्योंकि काली नदी भी यहीं जुड़ती है, और पूरा कचरा, पूरी गंदगी जितनी हो सकती है दिल्ली के पास की सब आती है वहीं। और दूसरे हिस्से में जहां हमारा इटावा है, जहां इटावा, वहां पर यमुना में पूरी दिल्ली की गंदगी आती है। तो जब तक काली नदी साफ नहीं होगी और यमुना नदी साफ नहीं होगी तो बताओ गंगा कैसे साफ होगी? ये तो गंगा मैया का अपना एक है कि पानी बहता है वो साफ हो जाती है अपने आप। अगर ये न होता गंगा मैया के अंदर तो सोचो कितनी गंदी होती। ये बीजेपी वाले कभी साफ नहीं करेंगे गंगा, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है, और जब नीयत साफ होगी तब जाकर के गंगा साफ होगी। नियत का साफ होना जरूरी है। एक सफाई से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहते हैं हमारे बीच में मौजूद कंचन कनौजिया जी। कंचन कनौजिया जी मौजूद हैं यहाँ, कृपया इनको माइक दे दें। ये एक सवाल पूछना चाहती हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं यहाँ झुलनापुर गांव से हूँ, मनिकापुर मेरा मौजा है। हमने अपनी समाजवादी की गांव-गांव जाकर बूथवार 10-10 महिलाएं जोड़ी। हमने हर गांव में देखा कि महिलाओं का शौचालय तो बना हुआ है, कहीं पर बाल्टी नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर दरवाजा नहीं है। कैसे इन्होंने पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को खुले में शौचालय मुक्त दिखा दिया, मगर स्थिति ये है कि कहीं पर भी शौचालय स्वच्छ नहीं है, पानी नहीं है जो महिलाएं उसमें जा सके। ये समस्या है। अध्यक्ष जी, शौचालय से जुड़े और भी बहुत सारे सवाल हैं। ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब कभी अपनी बात शुरू करती तो शौचालय से शुरू करती है और शौचालय पे बात खत्म कर देती है अपनी। प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू ऐसा उठाया कि देश के बड़े बड़े लोगों ने झाड़ू लगाया, लेकिन अभी भी साफ कहीं नहीं हुआ है, कचरा वैसा ही का वैसा है। लोहिया आवास योजना शुरू की थी समाजवादी लोगों ने, और एक समय मैंने ये भी मांगा था और कहा था कि ये जो इंदिरा आवास आप दे रहे हैं, और अब वही प्रधानमंत्री आवास बन गया है। समाजवादी लोग आखिरी में जो योजना दी थी आखिरी वर्ष में, तब 3,05,000 लोहिया आवास को दे रहे थे हम लोग। तो इसी तरह की योजना बननी चाहिए। और अभी मैंने रसूलाबाद में खजांची का घर बनवाया है, जिसमें 2 कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है, पानी की टंकी है, सीढ़ी है, छत पे जा सकते हैं। यही सोलर पैनल है, 2 एलईडी बल्ब हैं, 4 एलईडी बल्ब हैं, 2 पंखे हैं। ये हमारे ग्रामीण भारत में आवास की योजना के बदलना पड़ेगा। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि लोहिया आवास से भी ज्यादा अगर हमें गांव में गरीबों के घर बनाने के लिए इंतजाम करना पड़ा तो 4 लाख तक भी देना पड़ा और 5 लाख तक भी देना पड़ा तो देना चाहिए, क्योंकि
जाने कब से योजना चल रही है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने न जाने कितने प्रधान चुने होंगे, जाने कितने प्रधान हराए होंगे। प्रधान बनते भी हैं और हारते भी हैं। सोचिए आप, कभी कांग्रेस पार्टी ने शुरू की योजना 1 गड्ढे का शौचालय, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी योजना को कर दिया 2 गड्ढे का शौचालय। ना कांग्रेस ने पानी दिया शौचालय में और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए हम चाहते हैं जो ग्रामीण भारत के जितने भी गरीबों के घर बनने हों, कम से कम 4 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए गरीब को मिलने चाहिए, जो लोही आवास में हम 3 लाख 5 हजार देते थे। जब तक ऐसी योजना नहीं बनेगी, और जब तक ऐसी योजना नहीं बनेगी तब तक संभव नहीं है। हमारे बीच मौजूद हैं श्री कृष्ण यादव जी, जो कि सवाल पूछना चाहते हैं। परमादरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद माननीय डिंपल जी, पूर्व मंत्री अभिषेक जी, आप सबके साथ आई ऑल्सो वांट टू वेलकम, मोस्ट वेलकम मिस्टर कॉलिन क्रॉवेल, वाइस प्रेसिडेंट ट्विटर, along with his Twitter team. I welcome you and your team on behalf of all these farmers, their sons, their daughters, and on behalf of those village women sitting on the roof of that house. I also welcome MLC Pampri Jain Sahab and all the media and present outsiders. बड़ी खुशी की बात है कि गांव की इस जमीन पर, धरती पर, वी वेलकम कॉलिन क्रॉवेल ऑन दिस फार्मर्स लैंड इन दिस इंटीरियर एरिया, दिस विलेज इज फकीरपुरा। एक सवाल है माननीय अध्यक्ष जी, सवाल नहीं समस्या है। माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल नहीं समस्या है। जिस समस्या से ग्रस्त हैं, आपने संकेत दिया कि भारत का भविष्य बालकों में है, नौजवानों में है, बच्चों में है, और उन्हीं का भविष्य बिगाड़ने में मौजूदा सरकार कसर नहीं उठा रही है। प्राइमरी एजुकेशन, जो बाल शिक्षा अधिकार प्राप्त है बच्चों को, मूल अधिकार है उनका, शिक्षा से वंचित हैं। 5 सेक्शन अगर हैं प्राइमरी में, एक मास्टर मात्र है, दूसरा मास्टर नहीं, आधा शिक्षा मित्र है, उनकी समस्या है। और वो एक मास्टर अगर एमडीएम में लगा रहता है, पढ़ाई चौपट है। जहां तक सेकेंडरी एजुकेशन का प्रश्न है, 40%, 30% शिक्षक रह गए, बाकी रिटायर हो गए, भर्ती हो नहीं रही। तो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, एजुकेशन चौपट है। जब शिक्षा चौपट हो जाएगी और ये बच्चे जो किसानों के हैं गांव में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो इनका भविष्य क्या होगा? ये बड़ी चिंतनीय समस्या। और दूसरी समस्या इससे जुड़ी है, बड़ी हल्की। कल मैं सिकोहाबाद के कॉलेज में था, संयोग से, तो बड़ा मैदान था, उसमें गाय माता बहुत थी और उनके साथ सांड पिताजी भी थे। अब ये प्रॉब्लम खेती की नहीं है, सब किसान बाड़ लगा रहे हैं, आलू के खेत में गाय माता घुस रही हैं, सांड बाप घुस रहे हैं। अब स्कूलों में, स्कूल के मैदान में, अध्यक्ष जी, स्कूल के मैदानों की हालत है कि रात में वहां पर झुंड बना के लोग हाँक देते हैं सुरक्षित बैठाने के लिए। तो खेत चौपट, और खेत खलिहान के जो किसान हैं उनके बच्चे चौपट स्कूलों में, बड़ी मौलिक समस्या शिक्षा की है। अब निवेदन यही कर रहा हूं कि आप आगे आएंगे, आप आगे आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जैसे आप आगे आएंगे इस समस्या का भविष्य में समाधान बढ़िया कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बहुत पुराने पार्टी के नेता भी हैं, शिक्षक आंदोलन को चलाने वाले भी हैं। हालांकि विजय पाल साहब नहीं है, नहीं तो वो शिक्षक को के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। तो जहां ये संकट और समस्या है, इसका रास्ता हमें और आपको मिलके ही निकालना पड़ेगा। अगर हम दुनिया का नक्शा देखें और अपने भारत के आसपास का नक्शा देखें, आबादी के हिसाब से बगल में एक देश है आबादी का, उसका भी लगभग हमारे हिस्से बराबरी है।
आज वो दुनिया में मुकाबला कर रहा है, आर्थिक रूप से भी, अपने सेना के बल पे भी, और तमाम क्षेत्रों में वो दुनिया के बड़े ताकतवर देशों का मुकाबला कर रहा है। हमारे आपके यहाँ तो एक सड़क ही हम उदाहरण दे सकते हैं, या वो पुरानी जीटी रोड का उदाहरण थोड़ा बहुत दे सकते हैं, या वो कानपुर वाली सड़क बनी उसका उदाहरण दे सकते हैं, या संस्थाएं जो हैं, मान लीजिए IITI, IIT है, या मेडिकल कॉलेज हैं, कुछ उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को बहुत तेजी से काम करना है, और तेजी से काम इसलिए करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़क, बिजली और घर मकान के, इसलिए नहीं तो बहुत सारे नौजवान कुछ देख ही नहीं पाएंगे, उनके सपने वैसे के वैसे खत्म हो जाएंगे। और हमें कभी कभी डर लगता है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो भारत में एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी बिना नौकरी, बिना रोजगार किए ही चली जाए। ये बहुत बड़ा संकट है। इसे जब तक हम लोग विकास का रास्ता नहीं पकड़ेंगे, अगर विकास का रास्ता पकड़ लें हम, तो शायद तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। कौन घर परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छा बच्चा पढ़ने जाए, हमारे सरकारी स्कूल में न पढ़ रहे हों, लेकिन अगर गांव में ही कोई कॉन्वेंट नाम लिख जाए स्कूल का तो सब बच्चे वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा की व्यवस्था को बदलना होगा। मुझे याद है कि समाजवादी सरकार में हमने पूरे के पूरे प्राइमरी टीचरों को एक ट्रेनिंग पे भेजा था, लाखों लाख टीचरों को ट्रेनिंग पे भेजा था, इसलिए कि वो अच्छा पढ़ा सकें, उनका भी मन लगे पढ़ाने में। और कुछ ऐसी चीजें खोजी थी कि बिना खर्चा किए, बिना सरकार से पैसा मांगे, हम अपने स्कूल को उसी संसाधन से कैसा अच्छा बना सकते हैं। लेकिन वो हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। लाखों लाख टीचरों को ट्रेनिंग दी, लेकिन फिर घूम के हम वहीं आ गए। इसलिए हमें उदाहरण पेश करना पड़ेगा। हमारे जो स्कूल हों, एक एग्जाम्पलरी स्कूल हों, अच्छे स्कूल हों, माँ बाप भी उसमें योगदान दें, तो और शिक्षक हमारे लोग राजनीति से ज्यादा पढ़ाई में रुचि लें, तो शायद तस्वीर बदली जा सकती है। अनुराग जी हैं उमरधा से, वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। अनुराग जी उमरधा से, हाँ वो पीछे थोड़ा उनके सामने वाले लोग बैठ जाएं, जिससे वो दिखाई भी पड़े, उनका सवाल भी सुनाई पड़े। हाँ अनुराग जी पूछिए अपना सवाल। भैया बाबे जी को प्रणाम। भैया मेरा सवाल ये है कि पूछो भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं, तो आपकी क्या राय है? ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। पुलिस व्यवस्था पे ये जो 100 नंबर है, ये जो 100 नंबर की व्यवस्था जो समाजवादी सरकार में लागू की गई थी, मुझे खुशी है इस बात की आपको बताते हुए, आपको जानकारी देते हुए कि उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे अधिकारी IPS और एक हैदराबाद के प्रोफेसर वेंकट, उनके साथ मैंने टीम बनाई और मैंने कहा कि पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम अच्छा बने, उसकी उत्तर प्रदेश में व्यवस्था हो कि जैसे ही जानकारी पुलिस को हो, पुलिस समय पर पहुंच जाए और पीड़ित की मदद करे। इसलिए हमने 100 नंबर की व्यवस्था बनाई थी और हमारी ये टीम IPS और प्रोफेसर वेंकट की न्यूयॉर्क गई थी। न्यूयॉर्क की किस तरीके से पुलिस काम करती है, किस तरीके से उनका सिस्टम है, वो सीख करके आए थे और उसके बाद लखनऊ में 100 नंबर वाली व्यवस्था हमने दी थी। सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी और इसलिए व्यवस्था दी थी कि ये थाने की दादागिरी खत्म हो जाए, क्योंकि थाने से दादागिरी होती है, कभी कभी वसूली थाने से होती है, नाम जोड़ने की, नाम घटाने की, फर्जी लगाने की, फर्जी हटाने की। और
उसी में आपके और हमारे लोग शामिल हो जाते हैं। मेड़ की लड़ाई, पानी के निकालने की लड़ाई, खेत की लड़ाई, न जाने पारिवारिक समस्या, झगड़ा हो गया। लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि थाने वाली बीमारी अब 100 नंबर में भी आ गई है और अब आसान हो गया, मौके पे ही उनका हिसाब किताब हो जाता है गाड़ी से। लेकिन आपकी सरकार बनेगी तो इसको ठीक किया जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार का जो सवाल पूछा है हमारे नौजवान साथी ने, मैं उसे एक उदाहरण दे सकता हूं। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों की हो सकता है गांव रठा में रिश्तेदारी हो। एक बार रठा के पास हमारा कार्यक्रम था, वहां पर एक समूह पूरा का पूरा बैनर लगा के आया था और उन्होंने बैनर पे लिखा था कि हमसे प्रधान जी ने 18,000 रुपए ले लिए आवास के नाम पर। तो जैसे ही हम भाषण देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने बैनर ऊंचा कर दिया। तो डीएम और एसपी सरकार में थे, तो वो गए रोकने के लिए। मैंने कहा रोको मत, इनका बैनर लगा रहने दो। मैंने अपने भाषण में कहा कि डीएम साहब और कप्तान साहब दोनों लोग तैयारी के साथ जाना, रठा गांव थोड़ा बहादुरों का है। और वो 2 दिन बाद जब गांव में गए और मैंने कहा जिसने रिश्वत ली हो, जिसने रिश्वत दी हो, उन दोनों पे कार्रवाई कर देना। जब वो डीएम और एसपी उस गांव में पहुंचे तो पूरे गांव के लोग मिलकर के डीएम एसपी का स्वागत के लिए खड़े थे। डीएम एसपी ने पूछा कि किसको शिकायत है, किसी को शिकायत नहीं थी। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिन पे चर्चा यहां नहीं करनी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हो, रुके। जैसे समाजवादी पेंशन थी, बनाने में तो हो सकता है गड़बड़ कर ली हो किसी ने, फॉर्म भराने में, दिलवाने में, लेकिन जब एक बार अकाउंट खुल गया उसके बाद तो सीधी सीधी अकाउंट में पेंशन आ रही थी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि इस ट्विटर के कार्यक्रम के माध्यम से, ये ऐसा माध्यम है, ये पुलिस को भी हमने दिया था। सबसे पहले ट्विटर के हमने सभी के अकाउंट खुलवाए थे और पुलिस के लोगों को भी, वरिष्ठ अधिकारियों को भी ट्विटर पे लाने का काम किया था कि अगर कोई घटना हो गई तो उनको टैग कर दो, उनको जानकारी दे दो तो कार्रवाई हो जाएगी। तो कम से कम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई पैसा ले, उसका नाम लिखिए आप, कम से कम पता तो लगे आखिरकार कौन है महापुरुष जो पैसा ले रहा है, नहीं तो सब बदनाम हो जाएंगे इसी बहाने। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमें और आपको भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि रिश्वत लेना रिश्वत देना धाराएं एक हैं। ये तो छोटे छोटे भ्रष्टाचार हैं, लेकिन बड़े भ्रष्टाचार का क्या करोगे ये बताओ आप। बड़े भ्रष्टाचार तो तभी खत्म होंगे जब आप सरकार बदल दोगे, और सरकार नहीं बदलोगे तो कई ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो आपको पता ही नहीं लगेंगे। नोटबंदी तो आपको ये लगा कि जाने कितना पैसा अमीरों का चला गया। हमारे गरीब भाई इसलिए खुश थे कि चलो इस बहाने अमीर तो ठीक हुए, साल 2 साल बाद पता लगा गरीबों को कि वही ठीक हो गए। अध्यक्ष जी, एक सवाल आया है, किसी हमारी महिला साथी ने पूछा है। उन्होंने लिखा है कि माननीय अखिलेश जी, आपकी सरकार में समाजवादी पेंशन से बड़ी सुविधा थी, आपके जाने के बाद वो बंद हो गई है, क्या आप इसको दोबारा शुरू करेंगे? समाजवादी पेंशन अच्छी योजना थी, वो इसलिए हम महिलाओं और अपनी बहनों को दे रहे थे जिससे कि उनके अपना सम्मान कम से कम घर में बढ़ जाए। और अभी तो 500 रुपए दे रहे थे, अभी कुछ लोग इसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी सरकार आने वाले समय में बनेगी तो ये 500 की जगह 2000 रुपए समाजवादी पेंशन होगी। और कोई गरीब नहीं छूटेगा जिसको पेंशन न दे दें।
पिछली बार आप 55 लाख महिलाओं को दे रहे थे, इस बार कितनों का टारगेट रखा जाएगा? इस बार कोई गरीब माताएं बहनें नहीं छूटेंगी जिसको हम पेंशन न दे दें। अभी अखबार में मैंने ये पढ़ा था कि सरकार ने जांच की और जांच करने के बाद 8 लाख दोषी पाए गए हैं। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि 8 लाख दोषी जो है उनको रोक दो, उनको मत दीजिए। 8 लाख जो पात्र हैं उनको बढ़ा दीजिए। कम से कम 55 लाख महिलाओं को जो हम पेंशन दे रहे थे दोबारा शुरू कर दो। जो 8 लाख है उनकी रोक दीजिए, क्योंकि अब तो जांच हो गई है, उन पे कार्रवाई करते रहना। लेकिन कम से कम जो लोग पात्र थे, जो गरीब हैं माताएं बहनें, उनको तो मिल जाए कम से कम पेंशन, लेकिन उनकी भी पेंशन रोक दी ना। आखिरी सवाल है, मैं 2-3 सवालों को जोड़ करके बना रहा हूं। प्राइमरली तरुण दत्त जी ने पूछा है ट्विटर के माध्यम से @तरुणदत्त16 के नाम से कि आपकी सरकार में आपने लखनऊ में आईटी सिटी बनाया जहां पहले कभी आईटी की व्यवस्था नहीं थी। क्या इसी तरह लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, कानपुर और कुछ जिलों को हब स्मार्ट सिटी अगर विकसित किया जाए तो रोजगार अवसर भी मिलेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों है? ये 2 सवाल मिला के एक सवाल है। स्मार्ट सिटी तो नहीं, लेकिन शहर ऐसे हों जिसमें सब सहूलियत हो जाए। चाहे हमारे शहर स्मार्ट न बने, लेकिन अगर हमारे गांव स्मार्ट बन जाएंगे तो शहर अपने आप स्मार्ट हो जाएंगे। और गांव को स्मार्ट बनाने में, गांव को अच्छा बनाने में बहुत ज्यादा संसाधन का खर्चा नहीं होगा। घर बन जाए, सड़क हो जाए, बिजली पहुंच जाए, बीमार हो तो समय पर एम्बुलेंस पहुंच करके उन्हें अस्पताल पहुंचा दे, दवाई फ्री मिल जाए और फसल की कीमत मिल जाए और शिक्षा का अच्छा इंतजाम हो जाए। अगर काम रोक देगी कोई सरकार तो उससे तो विकास नहीं होगा। और जहां तक सवाल आईटी सिटी का है, लखनऊ में बनने का है, समाजवादी सरकार बनेगी तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस दिशा में जरूर फैसला लेंगे। लेकिन हमारे किसान और गरीब खुशहाल हों, गांव तक तरक्की पहुंचे, उस दिशा में जरूर समाजवादी सरकार काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं आज आप पूछ लिए सतावे, पूछ लिए आखिरी सवाल आपका, लेकिन उसके बाद व्यवस्था बना के रखना जैसे हैं वैसे ही, क्योंकि दूसरों उठेगा नहीं, कुछ और भी है इसके बाद। कोई व्यवस्था खराब मत करना। हम ले लेंगे कागज। प्रधान जी हो, प्रधान के हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार हो गए। रुक जाओ, कागज ले लेंगे। व्यवस्था खराब मत करना, वहीं रहिए। पूछिए आप सवाल पूछिए। अरे माइक तो दे दो, माइक तो। अच्छा रहने दो, शोएब रहने दो। बहुत अच्छी बात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया इन्होंने, और जब तक हम और आप मिलकर के एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। कहीं न कहीं हमें दुनिया से सीखना होगा। दुनिया में जितने भी समाज है दूसरे देशों में, वहां पर एक दूसरे पर लोग भरोसा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा देश देखिए, केवल सत्ता पाने के लिए एक दूसरे में नफरत कैसे फैल जाए, एक दूसरे की जाति कैसे झगड़ा हो जाए, और एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए। ये जो संस्कृति नई बनी है, इसको हमें और आपको मिलके ही खत्म करना पड़ेगा। और हमें वो पहलू, वो चीजें निकालनी होंगी, एक दूसरे को समझाना होगा
ये देश हमारा आपका सबका मिलकर के बना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रह रहे हैं देश में। दुनिया में ऐसा कम ही देश होंगे, ऐसी धरती नहीं होगी जहां पर इतने धर्म के, इतने जाति के लोग एक साथ रह रहे हों और फिर भी खुशहाल थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाने कहां से आए और जहर घोल दिया इन्होंने। इन्हें गाय से कोई लेना देना नहीं है, ये जानते ही नहीं है उसके बारे में। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से मैंने पूछा कि आप पड़रा और बछड़े में कुछ फर्क बता सकते हो? उसे कुछ पता ही नहीं था। हमने कहा कि जो बछड़ा है, अगर गाय कितनी भी होंगी, बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है और दूध वहीं जाकर के पीता है, लेकिन पड़रा ऐसा नहीं कर पाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से बच के रहना पड़ेगा हमें और आपको। ये न जाने कौन सी नफरत फैला दें, कब कौन सा झगड़ा लगा दें कभी, क्योंकि ये जानते हैं ध्यान कैसे हटाया जाए, किसी मुद्दे से कैसे ध्यान हटाया जाए। अभी नई चीज छेड़ दी उन्होंने। कोई पूछ रहा है हवाई जहाज के बारे में, राफेल के बारे में कोई पूछ रहा है? जो हवाई जहाज आ रहा था जिसमें उंगली उठी थी, तो कोई पूछ रहा है? पूरी बहस कहीं और चली गई। इसे भारतीय जनता पार्टी जानती है कैसे ध्यान हटाना है। और फिर हम तो भगवान राम को भी मानते हैं, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, और हमारी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं सब देवियों को मानती हैं, सब व्रत रखते हैं। डिम्पल व्रत रखती हैं। उनके घर में कौन व्रत रखता है ये बताओ पहले तो। तो इसलिए सावधान रहना पड़ेगा उन लोगों से, आपको सावधान रहना पड़ेगा। और उन्होंने दो दो शपथ ले रखी हैं, एक आरएसएस वाली शपथ और एक भारत संविधान की शपथ। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता ही नहीं है कि किस शपथ के माध्यम से कौन सा काम करना है, इसीलिए कंफ्यूज हैं। ये दूसरों को कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, यही तो है ना। दूसरों को कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन बताओ आप नोटबंदी पे क्या हुआ? नोटबंदी पे जो बात कही गई थी क्या वो सच निकला? जीएसटी पे जो बात कही गई थी क्या सच निकला? और जो भारत के बाहर घूम घूम कर ये दुनिया में देश घूम के आए, क्या आपका सम्मान बढ़ेगा? क्या सम्मान बढ़ा भारत का? भूखमरी के आंकड़ों में नीचे चले गए हम, रोजगार के आंकड़ों में नीचे चले गए, सामान बनाने के आंकड़े में पीछे चले गए, भारत से चीजें दूसरे देशों में भेजने वाले आंकड़ों में हम पीछे चले गए, नीचे हो गए। इसलिए ऐसी कंफ्यूज सरकार के, ऐसे कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर किसी ने नहीं देखा जो हम लोगों ने देखा है। इसलिए आप सबका मेरा आप सबसे निवेदन है, जो जहां है ऐसे तो सवाल खत्म ही नहीं होंगे। ये भारत तो हमारे सवालों वाला भारत है, लेकिन अगर तुम्हारा ही सवाल आखिरी है तो तुम्हारा ही सवाल होगा आखिरी। चलिए आखिरी भाई सवाल। इसी का सम्मान रख लो। आखिरी सवाल। चलिए आखिरी सवाल। भैया ये तुम्हारा नहीं था, उनका था यार। पहली बात तो मेरा नाम तालिब खान है, और शायद भैया आपको याद होगा गुरसाहिबगंज से कुछ लोग मुझे लेकर आपके सेफई तक आए थे। मैं वही बंदा हूँ, और मैंने जिस दिन से आपको देखा और आपके साथ मैंने पूरी उम्र समाजवादी को देने का फैसला कर लिया था। मैं आज भी वही हूँ और हमेशा रहूंगा। मेरा सवाल मीडिया जो अभी तक सच नहीं दिखाती, मैं मुस्लिम समाज से, मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं इस भारत की संस्कृति के बीच से अपना सवाल करना चाहूंगा कि मुस्लिमों को माननीय अखिलेश यादव जी से बहुत करीब जोड़ा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं मुसलमान हूं, क्या अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, ये हिंदू नहीं है? इनसे हमारी जो मोहब्बत का तकाजा है वो इतना बेहतर क्यों है? उसका कारण आज मैं मीडिया के सामने उजागर करना चाहता हूं। कभी समाज ने, किसी भी नेता ने
पूरे भारतवर्ष के नेता ने कभी पलट कर ये देखा किसी मुस्लिम के घर के चूल्हे में आग है या नहीं, उसके घर की हांडी में सब्जी है या नहीं। कम से कम अखिलेश यादव जी ने ये तो देखा कि 500 रुपए की पेंशन देकर कुछ तो सपोर्ट कर दिया जाए। बहुत से ऐसे कारनामे किए हैं कि जो कारण है मुसलमानों का समाजवादी के साथ एक रिश्ता जोड़ने का, आपने अपने आप को उस किरदार तक नहीं खड़ा किया। अगर आप इस स्टेटस को खड़ा करते तो शायद मैं अपने समाज की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता। मंदिर मस्जिद मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि हमें बनाने वाला ईश्वर कोई एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है। अध्यक्ष जी, क्या आप जैसे लोग नहीं हो सकते? क्या आप जैसी सोच नहीं रख सकते? क्या आप जैसा सारे समाज को देखने वाला व्यक्ति इस भारत की संस्कृति में, इस भारत की जनरेशन ने यह फैसला कैसे कर लिया कि इस चुनाव में आपको दरकिनार कर दिया? एक अच्छी सोच के साथ, विकास के साथ आपने इस प्रदेश को इतना आगे बढ़ाया, उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूं, चाहे मेरे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को 22 में लाए और ध्वजिया भाजपा की उड़ाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं डिम्पल धन्यवाद दे दें। डिम्पल धन्यवाद दे दें। पहले मैं दे दूं आपका। मैं शिक्षा में ये एक आखिरी सवाल माननीय सांसद जी ने कहा है कि इनका हो जाए। आप अपना सवाल पूछ ले वहीं से। सर नमस्कार। अब अगली सरकार में पूछ ले। हम एक आम शिक्षा मित्र कन्नौज से हूँ और जो उस बार भी पास हुए थे, लेकिन हमारी कॉपी में सही से अंक नहीं चढ़ाए गए, इसलिए हम फेल हो गए। अब की बार भी 1 नंबर से रह गए हैं और इसलिए कि हम सारे शिक्षा मित्र समाजवादी को लेकर सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारे साथ इतना लंबा कट ऑफ लगा के हमको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो इसके लिए मतलब बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं। इसके लिए आपकी सरकार में क्या है हमारे लिए? धन्यवाद। कितने साल नौकरी की थी आपने शिक्षा मित्र में? ये 17 साल से पढ़ा रही थी और इनको जानकारी होगी, ये शिक्षा मित्र वाली योजना भी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी और इनकी सबसे बड़ी मांग थी कि ये कैसे इनको शिक्षक बनाया जाए, समायोजित किया जाए। समाजवादी लोगों ने रास्ता निकाला था और इनको समायोजित कर दिया था। और वो टीटी वाला जो मामला था, कोर्ट और उसके भरोसे पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर लिया। पूरे के पूरे शिक्षा मित्र के हमारे तमाम साथी हैं, कई मौकों पर हमसे मिले हैं। इनको भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी ने दिला दिया कि समय आएगा तो हम कोर्ट से भी मदद कर देंगे आपकी और आपको समायोजित कर देंगे, इससे अच्छा रेगुलर करके दिखा देंगे। इन्हें भरोसा था, लेकिन इनका भरोसा तोड़ दिया उन्होंने और कई हजार बेचारे आत्महत्या कर लिए। ये जानती होंगी कि कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। कन्नौज में भी जान दे दी कईयों ने और जगह भी जान दे दी। अब इसमें परीक्षा कर दी, बेचारे रह गए। हाँ, वो तो अलग बात है कि कॉपी में न कुछ कर दिया हो, लेकिन अब सरकार बनने पर ही रास्ता निकाला जा सकता है और रास्ता ये था कि सरकार नौकरी निकालती और आपको समायोजित कर देती। उसमें टीटी की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कहा आपसे कि सरकार अपने बजट से दे दे इनको नौकरी, और नहीं है, लेकिन सरकार अगर चाहे अपने बजट से कोई नाम दे दे इनको, लेकिन नहीं किया। इसी तरह बेचारे हमारे पुलिस भर्ती वाले घूम रहे हैं। कुछ ये बीपीएड वालों की नौकरी निकाल दी थी 32,000, ये भी कुछ एक्सरसाइज कराते बच्चों को, लेकिन ये भी छूट गए, कुछ नहीं हुआ। हमारा घोषणा पत्र आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। हमने ये लिखा था कि ग्राम सभा स्तर पर जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या जो कार्य कर रहे हैं मानदेय पर, इन सबको विसंगतियां खत्म कर करके सामान्य वेतन प्रणाली कैसे लागू, उसका इंतजाम करेंगे। आंगनवाड़ियों ने भी कहना नहीं माना, आशा कार्यकर्ताओं ने कहना नहीं माना, रोजगार सेवकों ने नहीं माना, रसोइयों ने नहीं माना। उन्हें लगा बीजेपी न जाने क्या देने जा रही है और ये सब अब नाराज बैठे हुए हैं। ये इंतजार कर रहे हैं आप जैसा। आप लाइए समाजवादी लोगों का, कम से कम कुछ रास्ता निकालें, जो पहले निकाला था फिर निकालें।
हमारे एक बीन वाला कोई बीन बजा दे और बाकी तुम्हारी समस्या बाद में देख लेंगे। मैं डिम्पल से कहूंगा आप सबको धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूं। बीन बजा दो एक बार। अच्छा, मैं एक बार समाजवादी संवाद के इस कार्यक्रम में ट्विटर के प्लेटफॉर्म से अखिलेश की चौपाल के प्लेटफॉर्म पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना वक्त दिया, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सांसद जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय सांसद जी से, क्योंकि आपका क्षेत्र है, अपील करूंगा कि एक बार आप अपने लोगों को जरूर व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देते हैं। बैठ के देते सबसे बैठे रहिए अपने स्थान पे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निवेदन किया था, व्यवस्था बनाए रखिए। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, बैठ जाएं प्लीज, सब लोग बैठ जाएं। सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक क्रोवेल कॉलिंस सर and his team who is here. You have come to our constituency. We are very thankful to you and you have organized this Twitter program. I would like to thank you. And मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप आज सब यहाँ पे आए हैं और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आज बैठे रहे हैं और ज्यादा गड़बड़ी नहीं करी है सरकार, स्पेशली हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने। मैं आपसे फिर से अपील करूंगी आप बैठे रहिए। अभी भैया भी आपका संबोधन करेंगे और मैं सभी अपनी बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब आए हैं, यहाँ बैठे हैं। और मैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं उनको माइक देती हूँ। मैं इन सपेरों से कहूंगा वहीं बैठ जाओ सपेरे, वहीं बैठ जाओ। राजीव वहीं बैठलवा दो। देखिए अभी अगर ये बीन बजाएंगे सांप आप निकलेंगे नहीं, क्योंकि सर्दी है अभी। हाँ यही मैं अभी बैठिए सब लोग बीन बजाते रहो, बाकी लोग बैठ जाएं। I now request respected Sri Colin Crowell ji to please join us on the stage, and the Honourable Member of Parliament Sri Dimpal Yadav ji would like to acknowledge your presence and welcome you to his constituency. नहीं भाभी अभी बैठिए, मैं बोलूंगा अभी भाई। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा, सब लोग बैठ जाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा, बैठ जाएं। सीधा करो यार, क्या कर सीधा एक लोग छोड़ दो, एक लोग पकड़ लो ऊपर। ये उल्टा कर दिया आपने। हाँ छोड़ दो, ठीक है, इधर पकड़ लो, इधर 21 months. Yeah, we flew right down the road. Yeah, it's a good express.